हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज हम लोग पॉलिटी का लेक्चर कर रहे थे, तो पॉलिटी से रिलेटेड कुछ चीजें करेंगे। देखिए, पॉलिटी के लेक्चर में बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। बट मान लीजिए हमने चैप्टर 1 कर लिया है, या आप कोई भी छोटा एग्जाम या बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, तो भाई किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे उन्हें आंसर करना है। तो आइए आज इसको टेस्ट करते हैं। आपका लेक्चर 1 लेक्चर 2 अपलोडेड है। अगर आपको नहीं मिलता तो आप यूट्यूब लिंक पे लेक्चर 1 को देख लीजिएगा। इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, एक बार देख के उसके बाद करिए। तो आइए चलिए सारे कंपटीशन को क्रैक करते हैं राणा सर के साथ। मेरा नाम है धर्मेंद्र प्रताप सिंह राणा, प्यार से लोग मुझे राणा सर बोलते हैं। तो आइए अपने लेक्चर को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। Which of the following features of the Regulating Act 1773 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कौन कौन से फीचर हैं? It's provide the establishment of Supreme Court of Kolkata। किया था नहीं किया था आप बताइए। It created Executive Council of Governor General of Bengal। किया था कि नहीं किया था। It made Governor of Bengal and Madras Presidency subordinated to। किया था नहीं किया था आपको पता होना चाहिए। It's established Board of Control of Managing Political Affairs। हिंदी में आ जाते हैं। इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया 1774 में कोलकाता में। गवर्नर जनरल के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी। बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसीज को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया। और इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल डाला। तो देखिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो पहले थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ये ध्यान रखिएगा पहली चीज। ठीक, अब दूसरा, जब ये बनेंगे तो जाहिर सी बात है इसे सबऑर्डिनेट कर ही देंगे, ये आंसर सही है। तो आपको दिए मैंने 4 सेकेंड्स, आप सोचिए और आंसर दीजिए अपने मन में। इसमें फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो बहुत लास्ट में आएगा। ठीक है, 1765 में आपको पता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ, दीवानी फौजदारी दोनों राइट्स इनको मिल गए। अब इनके राइट्स सब बढ़ गए, तो भाई कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। पहले लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, जाहिर सी बात है सही है। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंट इनके साथ हो गए, सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। ठीक है, इनको सपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद प्रोहिबिटेड, कोई भी प्राइवेट काम नहीं करेंगे। इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आए जो इनको कंट्रोल करेंगे और इनके साथ मिलकर काम करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इनका काम था, ठीक है, कमर्शियल अफेयर देखना। यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है पॉलिटिकल अफेयर्स देखना। तो बस इस चक्कर में चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। पहला दूसरा तीसरा सही होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये अगर कमर्शियल अफेयर यहाँ पे देखते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये पॉलिटिकल अफेयर्स जब देखेंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कतें होंगी। ये सारी चीजें इसमें देखी गई, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स आर करेक्टली मैच टू द पोर्टफोलियो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया। देखिए, इसका आंसर देने से पहले मैं आपको चीज बता देता हूँ, ये है रट्टाफिकेशन। अगर आपने याद कर लिया तो आपको याद रहेगा कि भाई किस मिनिस्टर को क्या मिला था। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, यहाँ पे आप देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू क्या है, सरदार पटेल क्या है, राजेंद्र प्रसाद क्या है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, आंसर 1 और 2 सही है। ठीक है, जॉन मिथाई को फाइनेंस मिला था, ये गलत है, ये चीजें सही। फाइनेंस जो है वो जॉन मिथाई के पास नहीं था, वो आर के सुंगमन सनमुंगम चेट्टी के पास था, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद व्हाट वर द साइलेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत चीजें हैं इसमें, इसको देखना है तो 1935 को आपको ठीक से पढ़ना है। फेडरेशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, डायरकी एट सेंटर था, एबोलिशन ऑफ डायरकी एट स्टेट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फिर से आपको 4 सेकंड देता हूं, आप काउंट कर लीजिए, आंसर अपने हिसाब से दे दीजिए। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तीनों चीजें इसमें जो है वो सही हैं। जाहिर सी बात है, इसमें पहली चीज कही गई थी कि अब जब 1935 के तहत लोग बनेंगे तो स्टेट्स को भी ऑटोनॉमस स्टेटस दिया जाएगा, मतलब सेंट्रल के साथ तो रहेंगे पर स्टेट के पास सुप्रीम पावर होगी, जैसे यूएसए में होती है। पर इसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी दोनों चीजें आज भी हमारे यहाँ चल रही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट इनके सही हैं।
इसको देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। साइमन कमीशन के बारे में बात की गई है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट, साइमन कमीशन 1927 में अपॉइंट हुआ, 30 में अपनी रिपोर्ट दी, इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ, 1935 का एक्ट आएगा। साइमन कमीशन का रिएक्शन पूना पैक्ट था, बिल्कुल नहीं था। 1932 में कम्युनल अवार्ड घोषित किया था रामसे मैकडोनल्ड ने, जो उस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और इस कम्युनल अवार्ड में इन्होंने ये कहा था कि सेपरेट क्लास जो है, शेड्यूल क्लास और शेड्यूल ट्राइब को भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। इसके लिए महात्मा गांधी नाराज हो गए थे और महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस छोड़कर वापस आ गए थे और यरवदा जेल पूना में इन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया था। तब अम्बेडकर और गांधी के बीच में जो समझौता वो उसे पूना पैक्ट बोलते हैं, तो इनसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए 2 ओनली सही होगा। इसका ऑप्शन बी सही माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये सही है। बट साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ठीक थी। इन्होंने जो जो चीजें दी वो भी यहाँ लिखी है, ये भी ठीक है। बट ये कम्युनल इलेक्टोरेट जो इन्होंने बोला था, इसको जब रामसे मैकडोनल्ड ने किया था 1932 के बाद पूना पैक्ट हुआ, तो इसका रीजन नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला, विच, एक मिनट, मैंने शायद ऑप्शन ओनली 1 सही होगा, सॉरी इसका, क्योंकि ऑप्शन 1 में है साइमन कमीशन। ऑप्शन 1 इसका सही होगा, क्योंकि ये वाला तो स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद अगला जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। सत्येंद्र प्रताप सिन्हा पहले बने जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए। अगर आप लेक्चर 1 देखेंगे तो उसमें मैंने क्लियरली बताया ये कब आए, 1919 में आए कि 1909 में आए, और इसने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की। तो मॉर्ले मिंटो में, मिंटो साहब को वैसे ही हम फादर ऑफ कम्युनिज्म बोलते हैं, है ना। इन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी दी, कम्युनिज्म दिया, मतलब रिलीजियसली लोगों को डिवाइड करने का काम इन्होंने किया है, तो ये तो इनके लिए है ही है। तो अब इसका आंसर अगर देखेंगे तो दोनों सही हैं, क्योंकि मॉर्ले मिंटो में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले अध्यक्ष जो हमारे इंडियन थे वो सत्येंद्र प्रताप सिन्हा थे। पॉइंट नंबर 9 आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है। और सेपरेट इलेक्टोरेट भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, ये ध्यान रखिए। और कम्युनिज्म को लीगलाइज किया था, इसीलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल बोला जाता है इन सबको। तो इसका ऑप्शन जो होगा बेटा वो ऑप्शन होगा दोनों सही, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990? It abolished diarchy introduced by Morley Minto reform. It introduced direct election. डायरेक्ट इलेक्शन वाला पॉइंट तो सही है, बाकी आप देख लीजिए। डायarchy इन्होंने नहीं हटाई, पहली चीज ध्यान रखिएगा, डायarchy अभी चल रही है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। जब डायarchy अभी नहीं हटी तो ये तो गलत हो गया, बट ये सही है। तो इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन दिया, तो ऑप्शन बी इसका सही माना जाएगा। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1833? 1833 के चार्टर एक्ट की अगर आप बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को कमर्शियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, है ना। 1833 के बाद से जितने भी एक्ट है उन्हें रेगुलेटिंग नहीं, इसके बाद के सारे एक्ट्स को चार्टर्स बोला जाएगा। ये बकायदा लिखा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट में लिखा है, द लॉज मेड अंडर, पॉइंट 6 पढ़िए, द लॉज मेड अंडर द प्रोविजन एक्ट कॉल्ड रेगुलेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्ड एज द कमर्शियल बॉडी, अब ये कमर्शियल बॉडी नहीं रहेगी 1933 से, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कमर्शियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, दोनों होंगी, ये भी गलत है, तो ये ऑप्शन डी होगा। इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है। देखिए एक्ट्स बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, मैं फिर बोलूंगा लेक्चर 1 आप देख लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो 1953 में क्या हुआ, यहाँ पर 1953 के एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ये पहला है। दूसरा, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल दोनों गवर्नर जनरल काउंसिल को दे दिए गए। अब इसका स्टेटमेंट क्या होगा, दोनों गलत है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट है जो पास हुई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में बना दिया गया था, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाना चाहिए था, जो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग थे, इसके 6 मेंबर्स थे। तो ये गवर्नर जनरल काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में अलग है, इसको मिनी पार्लियामेंट बोला जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, इन दोनों को एक साथ नहीं रखा गया, दोनों अलग अलग थे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी होगा, नीदर 1 और नीदर 2। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन से सही है?
एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट पास, देखिए 1858 के एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी बोला जाता है, जीजी भी बोला जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। डलहौजी बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय, नहीं भैया, लॉर्ड डलहौजी के बाद जो आएंगे वो फर्स्ट वाइसरॉय बनेंगे, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। रिवोल्ट के बाद जब पहला एक्ट आया तो उसे गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है। पहले वॉइसरॉय जो थे इंडिया के वो कौन बने, कौन बने, कौन बने, कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। देखिए आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग बने, ये ध्यान रखना है। तो आप देखिए यहीं पे ध्यान कर लीजिए, बंगाल के गवर्नर जनरल पहली बार बने वॉरेन हेस्टिंग, इंडिया के गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक, और पहले वॉइसरॉय बने लॉर्ड कैनिंग। ये तीन चीजें हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं, तो इनको गलत कभी मत करिएगा। The Indian Council Act of 1861 provided for decentralization tendencies, ठीक ही नहीं, आप सोचिए। Legislative Council for Punjab rejected the portfolio system, started associating India with lawmaking process। Portfolio system का मतलब होता है मिनिस्टर्स को, जैसे फाइनेंस, डिफेंस, रेलवे, है ना, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, हेल्थ, ये जो भैया पोर्टफोलियो होते हैं इनकी बात हो रही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है इसमें। रिजेक्टेड द पोर्टफोलियो सिस्टम जो है ये यहाँ नहीं है, क्योंकि पोर्टफोलियो सिस्टम एक्सेप्ट किया गया था, बाकी सारे सही हैं। पोर्टफोलियो सिस्टम भी आया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम को, और यहाँ पर तीन लोग आए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ये तीन भी इंपॉर्टेंट है। ये आए थे आपके 1961 से, तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखेंगे। पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर चीजें अच्छे से होने लगती हैं तो पोर्टफोलियो सिस्टम भी यहीं से आ जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी जो स्टेटमेंट दिए सारे बिल्कुल सही हैं, तो एक अच्छी चीज है, तो इसका आंसर आपका होगा पोर्टफोलियो सिस्टम को हटा दीजिए, पहला, दूसरा, चौथा सही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट माना जाएगा। आइए 11th पे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 made a limited and indirect provisions to use the election to filling up the some of the official seats। पता नहीं यार, ये तो अभी आप देखेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 does not use the word of election directly in this act। डायरेक्टली इलेक्शन वर्ड यूज हुआ कि नहीं हुआ इसको देखना है। आइए 19 ने कहा कि भाई नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी है, तो इनको आप फिल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बढ़ा दिया गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लेजिस्लेटिव के लिए चीजें की गई, जमींदार्स और इनको भी ऐड कर दिया गया, और द वर्ड इलेक्शन यहाँ पे यूज नहीं हुआ डायरेक्टली, पर यहाँ पे इलेक्शन की आइडियोलॉजी आने लगी। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही है, तो वर्ड नॉट यूज इलेक्शन डायरेक्टली, सही बात है, नहीं यूज हुआ, तो इसका ऑप्शन सी सही है। मतलब पहला कि और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भरे जा सकते हैं, दूसरा वर्ड इलेक्शन तो नहीं यूज हुआ, पर इलेक्शन की पहली रूपरेखा यहाँ से आ गई, ठीक है, आपको पहली रूपरेखा यहाँ से मिल जाएगी कि भाई इलेक्शन इस तरह होंगे, मतलब सीट्स फिल करने के लिए आपको चुनाव किया जा सकता है, तो वो चीज यहाँ से दिखने लगी। which were the changes introduced by the Indian Independence Act। यहाँ पर पहला ठीक है, कॉमनवेल्थ में आप जा सकते हो, वेरी गुड। दो ऑप्शन दिए, इंडिया या पाकिस्तान में जुड़ो, नहीं, एक और ऑप्शन दिया कि आप अगर चाहें तो आप रिमेन इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। उसने इंडिया को क्या बना दिया, एक डोमिनियन स्टेटस, बिल्कुल। इट मेड इंडिया डोमिनियन मतलब एक सेपरेट नेशन। इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉय, जी यहाँ पे गवर्नर जनरल आ गए, तो इसका पहला, तीसरा, चौथा सही होगा। ये प्रिंसली स्टेट वाला गलत होगा, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में भी लिखा है प्रिंसली स्टेट्स, लास्ट बिल्कुल पॉइंट है, आप देखिए, इट्स ग्रांटेड फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट्स ईदर टू ज्वाइन डोमिनेंस ऑफ पाकिस्तान और इंडिया और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ये चीज यहाँ पे दी गई थी, इसलिए इसका आंसर आपका हो गया क्या, पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला आपका आता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, सी राजा गोपालाचारी, फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के गवर्नर जनरल माउंटबेटन, तो यहाँ पर आंसर होगा माउंटबेटन, ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे लिखा मिलेगा
माउंटबेटन को जब इन्होंने भेजा तो ये पहले गवर्नर जनरल बनेंगे। माउंटबेटन फ्री इंडिया के माउंटबेटन प्लान लाए थे जिससे इंडिया पाकिस्तान बटा। जब ये बटा तो उसके बाद माउंटबेटन को हमने गवर्नर जनरल अपना बना दिया, है ना। पाकिस्तान इन्होंने बना दिया, सब कुछ रेफरेंडम किया गया नॉर्थ वेस्ट में और इन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में जाएंगे। तो इस तरीके से इतने ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत ज्यादा इजी नहीं, यही पूछा जाता है। अगर आपको और भी एमसीक्यूज से आपको लगता है कि मैं आपके लिए कर सकता हूँ, आप अपने एग्जाम को इस मेरे साथ मिलकर क्रैक कर सकते हैं, तो पॉलिटी के सारे लेक्चर्स देख लीजिए। आप अगर यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की कर रहे हैं, बीपीएससी की कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, तो इन सब एग्जाम्स में आपको ये यूजफुल होगा और आपको बहुत हेल्प देगा। तो एक बार इन लेक्चर्स को देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आज के लिए इतना ही बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।